नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी सिंदूर का सुख, जिसे लिखा है डॉक्टर लता अग्रवाल जी ने। पूरे 2 साल बाद आज बमुश्किल वक्त निकाल पाई हूँ मैके जाने का। फ़ोन पर बार बार माँ की शिकायत ने विवश कर दिया। सो घर की जिम्मेदारियां कुछ दिनों के लिए शेखर को सौंपकर शहर की आपाधापी भरे जीवन से दूर गांव की सुकून भरी हवा में कुछ दिन तसल्ली के बिताने की कामना लिए बस में बैठ गई। खिड़की से बाहर चिर परिचित इमारतें घने पेड़ों के बीच अपने अतीत और गांव की स्मृतियों को तरोताज़ा करते हुए स्मृति की लहरों में गोते लगा रही थी कि जाने कब गांव की सरहद आ गई, पता ही नहीं चला। बस कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, मैडम जी, आप लालू गांव ही उतरेंगी ना? हाँ भाई हाँ। तो गांव आ गया। ओह, गांव आ गया, पता ही नहीं चला। बस स्टैंड से घर कुछ ही कदम की दूरी पर था। भैया तो शहर में हैं, सप्ताह के अंत में ही घर आते हैं, बाकी समय नौकरी। बचपन में मामा जब गांव आते थे तो माँ को कहते थे, दीदी तेरा गांव क्या है, 4 गली एक नाका गांव का मुंह बांका। जहाँ से भी आओ एक ही जगह पहुँचता है इंसान। गांवों की यही तो सुविधा है, वरना शहर में तो समझो आधी उम्र ही सफ़र में कट जाती है। घर भी बस स्टैंड के पास ही था, सो मैं उतर कर स्वतः ही घर की ओर चल दी। आज भी गांव में रिक्शा जैसी कोई सुविधा नहीं। शायद यहाँ लोग अपने पैरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए दुल्ली काकी, फूलमती और रजिया चाची, रामू काका जैसे लोग इस उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हैं। रास्ते की चौपाल पर गांव के बुजुर्गों से दुआ सलाम करते घर का रास्ता तय कर रही थी कि कितने ही नौजवान दौड़ पड़े हाथ का सामान लेने। लाओ बुआ, हमें दे दो, ये बैग हम ले चलते हैं। यही तो संस्कार है हमारे गांवों के कि यहाँ प्रेम से पगे रिश्ते आज भी साझा है। एक की बुआ, गांव की बुआ। अच्छा लगा, वरना मुँह एक आंटी शब्द ने सारे नारित्व को समेट दिया। ये मैके की अनुभूति भी ना कितनी सुखद होती है, खासकर एक लड़की के लिए। वह चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाए, मगर मैके का नाम लेते ही उसके मन में अपना बचपन करवट लेने लगता है। माँ का स्नेह भरा स्पर्श, उनकी मान मनुहार। रास्ते में सोचती जा रही थी कि माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी होंगी, जाते ही शिकायत करेंगी, मिल गई फुर्सत अपनी गृहस्थी से, तूने तो बिटिया माँ को भुला ही दिया। और मैं झट माँ से लिपटकर उनकी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगी, उनकी गोद में सिर रखकर सारी थकान धो डालूंगी। फिर एक माँ जब सिर पर अपनी उंगलियां फेरते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर सुख की रेखा देखकर भी यही शिकायत करेंगी, कितनी कमज़ोर लगने लगी है री, अपना भी कुछ ख्याल किया कर। चंचल दिव्या जब माँ को चिढ़ाने के लिए झट दौड़कर चश्मा देकर कहेगी, अरे दीदी ज़रा ठीक से देखो, बुआ दुबली नहीं उल्टे मोटी हो गई हैं, तो थू थू करते हुए माँ झट कहेगी, चल हट परे, नज़र लगावेगी का। सच, कितनी मधुर स्मृतियाँ होती हैं ये जीवन की, जो हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। सोच ही सोच में घर की चौखट तक आ गई, मगर यह क्या, कोई नहीं है यहाँ तो दरवाजे पर पसरा सन्नाटा मुझे मायूस कर गया। लगा मेरे उम्मीद के घरौंदे पर किसी ने बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया हो। भारी कदमों से अंदर पहुंची तो छोटी भतीजी दिव्या लिपट गई मुझसे। अरे बुआ, आ गई आप, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मगर दिव्या, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ किसी को भी मेरा इंतज़ार है। मैं अपनी कसक को छुपा नहीं पाई, कुछ नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, देखो माँ अभी तक नहीं आई मुझसे मिलने। नज़रें माँ को खोज रही थी। वो बुआ, दादी ना, कुछ कह पाती दिव्या इससे पहले ही भाभी वहाँ आ गई। राधे राधे दीदी, कैसी हैं? आखिर इतने दिनों बाद हमारी याद आई। राधे राधे भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बात भाभी से, मगर अभी भी मेरी नज़र माँ को खोज रही थी। आखिर उन्हीं की तड़प तो यहाँ खींच लाई थी मुझे, वरना
घर की उलझनों और बच्चों के बीच कितना मुश्किल हो रहा था निकलना। भाभी समझ रही थी मेरी आकुलता। बोली, दीदी आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। माँ ने आपकी पसंद के कांजी बड़े बनाए हैं। चलो, माँ को कम से कम मेरी पसंद तो याद है। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। हम बेटियां आखिर माँ से ही तो अधिकार के साथ नाराज हो पाती हैं। तभी भाभी बोली, तब तक माँ भी आ जाएंगी, तब तक आप। क्या? माँ घर पर नहीं है? कहीं बाहर गई हैं? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया कि माँ? नहीं, वो बस आती ही होंगी। लगा भाभी कुछ छुपाने का प्रयास कर रही थी मुझसे। बुझे मन से चाय नाश्ता किया। माँ फिर भी ना आई। मेरा धैर्य छूट रहा था। मैंने भाभी से फिर पूछा, आखिर माँ गई कहाँ हैं? भाभी ने बड़े धीमे स्वर में कहा, दीदी वो दुल्ली काकी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीरियस हैं वो। मगर अभी कुछ महीनों पहले तो ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया है उन्हें? कुछ होने में कसर ही क्या छोड़ी थी भगवान ने दीदी। जीवन का अकेलापन आखिर डस गया काकी को। डॉक्टर कह रहे हैं वो एक आध दिन की मेहमान हैं बस। उन्हें। भाभी शायद कुछ कह रही थी, मगर मेरी आंखों के आगे काकी का निश्चल सांवला चेहरा नाचने लगा। तेल से लथपथ बालों को सीधा कर संवारना, चौड़े माथे पर वही 1 रुपए के सिक्के को रखकर उछाला गया बड़ा सा टीका, जिसे बिंदी कहना तौहीन होगी। मांग के बीच गहरे सिंदूर की लंबी रेखा, और उस रेखा में खोया काकी के जीवन का सुकून। मैं दुल्ली काकी के जीवन की गहराई में खो गई। कोई खून का रिश्ता नहीं था उनसे हमारा, मगर थी वो हमारी बेहद अपनी। हमेशा हंसती मुस्कुराती, सबसे प्रेम से बतियाती। बचपन से ही हमने काकी को अपनी देखभाल करते देखा है। सुबह आँख खुलते ही काकी हमारे सामने होती, कभी नहाने के लिए पानी लेते हुए तो कभी हमारा कमरा व्यवस्थित करते हुए। जिस अपनत्व के साथ वो हमें तैयार कर स्कूल भेजती, कभी माँ को देखना ही नहीं पड़ता। हमें टिफ़िन में क्या पसंद है क्या नहीं, कभी उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मन के भाव वे माँ की तरह ही जान लेती थी। इतना ही नहीं, बचपन में शैतानियाँ करने पर जब माँ हाथों में छड़ी लिए हमारे पीछे दौड़ती, तो काकी सदैव माँ और हमारे बीच दीवार बन हमें बचा ले जाती। हरी बहुरिया, तू भी का बालकन के संग लग गई है? हाँ, आए बालक हैं, उधम ना करी हैं तो का हम करी हैं? चल छोड़ इन्हें, रसोई में देख कितो काम पड़ो है। और पीछे के हाथ के इशारे से हमें भाग जाने को कहती। काकी का आंचल बड़ी महफूज जगह थी हमारे लिए, माँ के क्रोध से बचने के लिए। बीमारी में रातों को काकी ने हमारी जो देखभाल की है, वो हम कैसे भूल सकते हैं। आज वही काकी कुछ पल की मेहमान है। सुनकर मेरा घर पर रुकना संभव ना था। भाभी, मैं दिव्या को लेकर काकी को देखने जा रही हूँ। अब तक मेरी सारी नाराज़गी दूर हो चुकी थी। मेरे कदम खुद ब खुद काकी के घर की ओर बढ़ रहे थे, किंतु मन मस्तिष्क में काकी की जिंदगी के पन्ने परत दर परत उलटते जा रहे थे। काफ़ी दिनों तक हम यही समझते रहे कि काकी हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं, मगर जब रात में वो हमें घर में दिखाई नहीं देती, तो हमने माँ से पूछा था, माँ ये काकी रात को कहाँ चली जाती हैं? तब माँ ने बताया कि वे अपने घर सोने जाती हैं। तो क्या ये घर उनका नहीं? नहीं बेटा, वो दीनू बाबा की बेटी हैं। वो तो बस हमारी मदद के लिए दिन में हमारे घर रहती हैं। तब भी माँ ने नौकरानी वाला कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, और ना ही काकी ने कभी परायेपन का एहसास होने दिया। वो तो समय के साथ काकी का रहस्य हमारे सामने आता चला गया। वे परित्यक्ता हैं। उनके पति को उनका सादगी भरा व्यक्तित्व पसंद नहीं आया, सो उन्होंने उन्हें अनपढ़ गंवार पत्नी का खिताब देकर छोड़ दिया। हमारी शिक्षा ने अब तक हमें तर्क वितर्क के बीज बो दिए थे। अतः हमने जब काकी से पूछा, आखिर क्यों छोड़ दिया उन्होंने आपको? और काकी, जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, तो उनके नाम का यह सिंदूर क्यों? वे बड़े भोलेपन से कहती, अब कहाँ बतावें बिटिया, हम तुम्हारी तरह सकूल तो गए ना ही, बस घर में अपनी अम्मा और काकी को देखे रहे। वे रोज नहाए धोए के महों पे ढेर सारो तेल चुपड़ लेवे ही, और दिया सलाई की सीख लेके
माथे में जे लंबी चौड़ी सिंदूर की लकीर खींच के माथे पे बड़ी सी गोल बिंदी लगाए के जब तैयार हैं ती तो हमके बहुत ही भाती। एक दिन बिटिया हम हमार महतारी से कहे कि माई हमई लगाए ई बिंदी और सिंदूर। तब माई कहत रही, नाही बिटिया, ई तो शादीशुदा औरत जात ही लगावे हैं। अबे धीरज धर, तेरो ब्याह है जई हैं तब तू भी लगावे करियो ई सिंदूर लाली काजल बिंदी। अब बिटिया हम कहाँ जाने ब्याह का होत है, सो हम रोज ही माई से जिद्दियात रहे। माई री हमो ब्याह करा दे, कब करावेगी बता दे, हमरो तो सिंदूर बिंदी लगावे को बहुत ही मन है। माई हंस के समझावत रही, बिटिया ब्याह हुई हैं तो ये दहली छूट जाई हैं और टेम आद देर नाय लगत। पर बिटिया हमें तो सिंदूर की चमक इतनी भाई कि कछू और दिखाई ही ना पड़ो। सिंदूर के प्रति इतना मोह कि कोई विवाह के लिए इतना आतुर हो जाए, असंभव। काकी का यह अल्हड़पन शिक्षा का अभाव ही तो कहा जाएगा। खैर, बाल विवाह का जमाना था। काकी का विवाह भी 8 साल की उम्र में हो गया। हालांकि गौना अभी काफ़ी दूर था, मगर यह बाल विवाह उनके जीवन का अभिशाप बन गया। बचपन में किया गया ब्याह जिसकी बस धुंधली सी स्मृति थी काकी को। जब उनसे उनके पति के बारे में पूछते तो चेहरे पर वही लाज लिए वे कहती, बिटिया हम तो उनको जानत भी नाही, ना ही कबो देखे रहे। वो दिन तो घूंघट में रहे, फिर वो कभी ना आए घर। फिर भी बहुत खुश थे हम कि अबे हम भी माई और काकी के संग मोहों पे तेल चुपड़ बड़ी सी बिंदिया और सिंदूर लगा इठलाई के यहाँ ते उहाँ घूमेंगे। काकी सीधी सादी भोली अपनी खुशी में मस्त थी। उधर काकी के पति शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे। भविष्य के किसी सपने या फिर दाम्पत्य जीवन से अनजान थी काकी। यूं साल पर साल बीत रहे थे। काकी से ज़्यादा उनके घर के लोगों को उस दिन का इंतज़ार था जब गौना होकर उनकी बिटिया अपने घर जाती। मगर अफसोस, यह इंतज़ार ही रह गया। काकी के ससुराल से खबर आई कि शहर में पढ़े उनके पति को गांव की अनपढ़ और बेसलीकेदार पत्नी पसंद नहीं। उसने पढ़ी लिखी शहरी लड़की से शादी कर ली है। हैं तो वे भी अपनी बेटी का दूसरा ब्याह कर लें, चाहे तो खाना खर्चा ले लें। परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। बैठे बिठाए बिटिया पर लांछन लग गया। फेरों की दोषी बन गई बेटी उनकी। तिस पर स्वाभिमानी बाप को बेटी के लिए खाना खर्चा लेना मंजूर न था। मगर काकी, जिन्होंने पति का संसर्ग कभी जाना ही ना था, बिछड़ने का दुख समझ न पाए। जिंदगी की इतनी बड़ी घटना घट गई, मगर वे बेखबर वही माथे की बिंदिया और सिंदूर की चटक में खोई रहीं। तब उन्हें समझ ही ना आया कि क्यों घर में इतना कोहराम मचा है, क्यों माता पिता इतने दुखी हैं। उल्टे रोती हुई माँ को समझाती, अम्मा का फर्क पड़ी है, वहाँ रहें कि यहाँ रहें, काहे बाबू इतना दुख मनावे हैं। किंतु काकी केवल मांग में सिंदूर भरना, बड़ी सी बिंदिया लगाना, यही तो सुहागन होना नहीं। एक पति का भी कोई फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सुख और सम्मान दे। आपने उनसे कभी शिकायत क्यों नहीं की काकी? हम का शिकायत करें बिटिया, हम हो कभी बापू के सामने ना बतियाए तो और पराए मर्द के सामने कैसन कछू कह देते। और फिर जो भाग में लिखा कर लाए थे वो तो भोगवक पड़ी ना। काकी, क्या सचमुच आपको कभी उनसे कोई शिकायत नहीं? ना ही बिटिया, हम तो सदा यही मांगत रहे भगवान से, वे जहाँ रहें सुख पावें। धन्य है भारतीय नारी, शायद धरती का धैर्य इसी को कहते हैं, और अपने इसी गुणों के कारण ही देवता की दृष्टि में वंदनीय है नारी। पुरुष प्रधान समाज की एक और पीड़िता काकी, मैके की यह बेटी मैके की ही होकर रह गई। जब 7 फेरे लेने वाला ही अपने वादे से मुकर गया तो ससुराल वाले भला क्यों कर उन्हें अपनाते। अतः ससुराल की दहली चढ़ने का सौभाग्य ही ना मिला काकी को। सबने काकी के साथ हुए इस हादसे को अपने हिसाब से देखा। किसी ने वर पक्ष को कोसा तो कोई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काकी को ही भाग्यहीना नाम दिया।
बदनसीब है दुल्ली जो ससुराल की ड्योरी भी नसीब न हुई। अब सारी उम्र यूं ही सुहागन होकर भी बेवा बनकर उसी के नाम की माला जपती रहेगी। मगर उनका दूसरा विवाह करने की क्यों कर किसी के मन में नहीं आई, यह बात मेरे समझ से परे थी। उनके परिवार से हमारे पुराने संबंध थे, अतः काकी अपना समय बिताने माँ के पास आ जाती और यूं धीरे धीरे वह हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन गईं। यहीं रहती, खाना पीना सब हमारे साथ। बस रात को सोने के लिए घर चली जाती और सुबह जल्दी ही आ जाती। हमसे मन जो मिल गया था उनका। दिव्या रास्ते में बताते जा रही थी कि बुआ जब तक दीनू बाबा और उर्मी दादी रहे तब तक वे उनकी देखभाल करते रहे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर साल भर हुआ दीनू बाबा और दादी जब से नहीं रहे तब से काकी के भाई भतीजों का व्यवहार उनके प्रति रूखा हो गया। वे उनकी उपेक्षा करने लगे, जिससे भीतर ही भीतर टूट कर रह गई हैं काकी। अब उन्हें जिंदगी की कमी का एहसास होने लगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती काकी मानो हंसना ही भूल गई। यही खामोशी अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ गई, रोग लगा बैठी मन को, न खाने का होश न सोने का। दरअसल उन्हें डर बैठ गया है कि ससुराल की दहलीज छूटने पर मैके में शरण मिली, किंतु अब अगर यह ठिकाना छिन गया तो कहाँ ठौर मिलेगा। पति का घर ही एक औरत का स्थायी ठिकाना होता है। बचपन में माँ से सुना था, बदकिस्मती से वह भी नसीब नहीं हुआ। फिर इसी घर को तो अपना स्थायी ठिकाना मान बैठी। क्या पता था कि इस अवस्था में यह भी एक प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब कहाँ ठिकाना खोजें, बस इसी चिंता में घुलती रही। दुनिया क्या कहेगी, करम जली, कहीं ठिकाना ना पा सकी। न ससुराल ने अपनाया न मैके ने। कैसा फूटा भाग लेकर जन्मी कि कोई अपना न सका। जिसे पढ़ना उसको तो चेहरा भी याद नहीं। बदकिस्मती का लांछन लेके इस दुनिया से जाना उनके लिए बड़ा ही कठिन है। आखिर इच्छा यही थी कि जिसके नाम का सिंदूर उम्र भर मांग में सजाए रही, जाते जाते उसे एक बार देख लेती। उसके हाथों अगर चुटकी भर सिंदूर सजाती सो सारी उम्र का दुख भूलकर चैन से मर पाती। भले ही जिसने सारी उम्र इस देह को तिल तिल कर जलाया हो, किंतु इस मृत देह को तो मुक्ति उसी के हाथों दी अग्नि से होगी। सारा जीवन दुनिया के सामने सिर नीचा किए जीती रही। कम से कम अब तो दुनिया को बता सके कि मैं करमजली नहीं, और जीते जी यह दहलीज नहीं छोड़ना चाहती हैं। वो बस इसी फिक्र में उनका यह हाल हुआ है कि आज वे आखिरी सांस गिन रही हैं। तो क्या उनके पति को खबर की है? हाँ, फ़ोन तो किया है, देखें क्या होता है। भगवान करे कुछ गैरत जाग जाए उसकी। यूं तो उस शख्स के प्रति तनिक भी अपनत्व का भाव न था, मगर काकी के सुख की खातिर यह दुआ मांग रही थी भगवान से कि जाते जाते कुछ तो सुख उनकी झोली में डाल दे भगवान, वरना तेरे न्याय के तराजू का अपमान होगा। हम काकी के घर के सामने थे। बाहर गांव के लोग जमा थे। भारी कदमों से अंदर पहुंची तो देखा काकी बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी थी। खाना पीना तो उन्होंने कभी का छोड़ रखा था। सदा खिलखिलाती रहने वाली काकी ने गहरी उदासी ओढ़ रखी थी। वहीं भाई भतीजे जिनकी वजह से आज उनका यह हाल हुआ, उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल रहे थे। काकी मूक आंखों से अपनी जिंदगी का यह तमाशा देख रही थी। मैंने हौले से आवाज़ दी, काकी, मैं आपकी सोना। धीरे से आंखों की पुतलियां मेरी ओर घूमी, फिर दो बूंदें आंसू की आंखों के किनारे तर करते हुए गालों में ढुलक गई। बस कुछ ही पल की मेहमान है ये जिंदगी, और फिर खेल खत्म। उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। ना जाने कहाँ प्राण अटके थे जो उन्हें मुक्त नहीं होने दे रहे थे। बाहर खड़े गांव के लोगों के बीच खुसुर फुसुर हो रही थी। कम ते कम अबई आ जाते जमाई, आखिरी बेर ही खबर ले लेते, ई जन्म का कर्ज ई जन्म में उतार जातो, ऐसे तो मर के भी मुक्ति ना पाने की दुल्ली। दरअसल काकी को जो डर था कि गांव वाले उन्हें करमजली कहेंगे, मगर आज हर गांव वाले की सहानुभूति काकी के साथ थी। सभी की इच्छा थी कि जिसकी खातिर सारी उम्र तमाम कर दी, वो काकी के रहते एक बार तो आ जाते। मरते तन को कुछ तो राहत मिलती।
जिस व्यक्ति के नाम पर उन्होंने पूरी उम्र न्यौछावर कर दी, जाते जाते उसका मुंह तो देख लेती। रात गहराती जा रही थी। काकी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। ना जाने क्यों उस रात की कालिमा कुछ गहरी लग रही थी। पहाड़ सी वीरान रात काटे नहीं कट रही थी। रात की पहर बीतते ना बीतते सबकी राय हुई कि काकी को बिस्तर से उतार लिया जाए। अब कुछ ही पल की मेहमान हैं, सो बिस्तर से उतार कर उन्हें नीचे लिटा दिया गया। मैं आदमी की लाचारी देख रही थी। कैसे औरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है इंसान, मगर शायद तकदीर को रहम आ गया काकी पर। बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी। काकी के मर्द आ गए। माहौल में सरगर्मी बढ़ गई। कुछ लोगों की नज़र उन्हें एक अपराधी की भांति देख रही थी। कोई कह रहा था, चलो अंतरात्मा ने झकझोरा तो। कोई काकी को इसका श्रेय दे रहा था कि ये काकी के सिंदूर की साधना है जो उन्हें यहाँ खींच लाई। वो काकी के सामने खड़े थे, काकी जो शायद इसी पल के लिए अपने प्राण संग्रह किए हुए थीं। पति के आने की खबर सुन मरणासन्न मुख पर भी लाज की लाली छा गई। अपलक उस मुख को निहारती रहीं। अपने जीवन धन को जिंदगी रहते तो ना देख सकी, मरने से पहले मानो इन स्मृतियों को कैद कर लेना चाहती हैं, ताकि कभी भगवान के सामने मुलाकात हो तो पहचान सकें। कहीं कोई शिकायत नहीं, बल्कि चेहरे पर अपूर्व तृप्ति का आभास था। उनकी भाभी कह रही थी, देख लो लाला, अब तो तनिक बोल लो उनसे, मन की निकर जय है। बड़ी बुढ़ियों ने कहा, लारी बहुरिया, तनिक सिंदूर की डिबिया दे दे, दुलारी की मांग भरी है लला। भाभी झट सिंदूर की डिब्बी ले आई। ले भर दे लो लाला। अपन पति के हाथों से मांग में सिंदूर भरते ही जैसे काकी के मुर्दा चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मैं जानती थी यह उस गर्व की चमक है जिसे काकी ने अपनी जंग का विषय बना लिया था। उनकी निश्चल हंसी मानो कह रही हो, देख लो गांव वालों, मैं करमजली नहीं, मैं करमजली नहीं। मानो कुछ कहना चाह रही हूँ काकी, मगर कुछ कहने से पहले ही काकी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जिंदगी का व्यापार पूरा हो गया। जिंदगी के रंगमंच पर यह चरित्र अब अपनी भूमिका पूरी कर किसी और मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे तैसे काली रात बीती। सुबह तड़के अंतिम सफ़र की तैयारियां होने लगी। अर्थी को नहला धुलाकर तैयार किया गया। फूल माला चंदन गुलाल सब हाजिर था। काकी की पार्थिव देह आखिरी श्रृंगार कर चुकी थी। उनके माथे पर वही 1 रुपए के सिक्के के बराबर की गोल बिंदिया चमक रही थी। पति के हाथों आखिरी बार काकी की मांग में सिंदूर भराया गया। इतनी साज सज्जा के साथ ससुराल तो ना जा सकी, मगर आज यह डोला पूरे मान सम्मान से अपने अंतिम सफ़र पर था। महिलाएं सिसक रही थीं। आखिर इसी पल का ही तो इंतज़ार किया था काकी ने। अब वे गर्व से गर्दन उठाकर जा सकेंगी। कोई उन्हें अभागन, करमजली या भाग्यहीना नहीं कहेगा। जिंदगी के आखिरी सफ़र में ही सही, जीत तो उनके हिस्से ही आई। यह खुशी और उत्साह का भाव उनके मृत चेहरे पर मेरी भावना भरी आंखें स्पष्ट देख रही थीं। अर्थी उठी। अपने पति के कांधे पर सवार काकी महायात्रा पर चल पड़ी। लोग राम नाम की दुहाई दे रहे थे। महिलाएं ये सोच कर कि भागो वाली थी काकी जो सुहागन मरी, उनके मांग से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर रही थीं। और मैं सोच रही थी कि क्या यही है सिंदूर का सुख। आशा है कि हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।